औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं राबिया खालिद साहिबा की बुक पेज नंबर 229 से। आज हमने पढ़नी है डिजीज़ ऑफ ब्लड। ये हमारा चैप्टर 5 चल रहा है बेटा। ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है लेकिन इसमें आम सी बच्चों की बीमारियां हैं, इसके बारे में आपको इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी बीमारियाँ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की थी और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थी। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना वो मेरे यूट्यूब चैनल इजी फार्मेसी LHV CMW की प्लेलिस्टों में जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं डिजीज़ ऑफ ब्लड। खून की कौन कौन सी बीमारियां होंगी बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों में होती हैं ये बीमारियां, इनके बारे में LHV को इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और इसमें से MCQs भी बन सकती हैं। तो एनीमिया आ गया। एनीमिया खून की कमी है बेटा, बार बार आप बहुत सारी जगह पे पढ़ के आ गए हैं। एनीमिया इज़ वेरी कॉमन डिजीज़। एनीमिया जो है वो आम बीमारी है, पार्टिकुलरली मंगस लो सोशियो इकनॉमिक ग्रुप्स, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो गरीब लोग हैं। लो सोशियो इकनॉमिक ग्रुप्स क्या कहलाएंगे? जो गरीब लोग हैं बेटा। इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनमें भी तरक्की होनी है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, ये तरक्की पजीर ममालिक हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं बेटा वो यूरोप है, जैसे अमेरिका, बरतानिया, कनाडा वगैरह, वो डेवलप्ड हैं और हम डेवलपिंग हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो गरीब ममालिक हैं, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये अंदाज़ा लगाया गया है, अबाउट 70% ऑफ अडल्ट हैव लेस दैन ऑफ 9 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जितने भी नौजवान उनमें से 70% से ज़्यादा जो सा हैं तकरीबन, उनकी जो हीमोग्लोबिन HB जो है वो 9 ग्राम होती है, यानी वो खून की कमी का ही शिकार हैं। ठीक है, तो ये मरूज़ी बन सकती है बेटा। काजेज़ क्या हैं खून की कमी होने के, एनीमिया के? इनएडिकेट फार्मूलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो ठीक से बन ही नहीं रही, एंड रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल ठीक से नहीं बन रहे। इंक्रीज लॉस ऑफ ब्लड, या आपका खून जो ज़ाया हो रहा है। ठीक है, दो वजूहात होगी। तो पहली क्या है? फॉर एडिकेट फार्मूलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन जो बननी है आपकी काफ़ी मकदार में, उसके लिए क्या चाहिए आपको? द रॉ मटेरियल। उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? हीमोग्लोबिन बनने के लिए भी मारूजी आ सकती है बेटा, और आपके घुमा के सवाल भी दे सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसे बनती है। तो इसके लिए चाहिए बेटा आयरन चाहिए आपका, प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन में गोश्त, दालें, सब्जियां आ गई, फोलिक एसिड चाहिए, विटामिन B9, विटामिन C चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, और रिक्वायर्ड। ये तमाम चीज़ें रॉ मटेरियल हैं। रॉ मटेरियल क्या कहते हैं? खाम माल। ऐसी अशिया जो किसी दूसरी अशिया को बनाने के लिए दरकार हों तो वो रॉ मटेरियल कहलाती हैं। यानी खून के बनने के लिए, हीमोग्लोबिन के बनने के लिए ये तमाम चीज़ें चाहिए। जैसे हमने सालन बनाना है तो उसके लिए सब्ज़ी, नमक, मिर्चें और आपका घी वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या होंगी? रॉ मटेरियल। तो इसी तरीके से ब्लड बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी ये तमाम चीज़ें, आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन C, विटामिन B12 क्या हैं? ये रॉ मटेरियल हैं बेटा, ये ज़रूरी हैं खून बनने के लिए। तो ये आपको पता चल गया बेटा आसानी के साथ कि हीमोग्लोबिन किससे बनती है। एन एडिकेट सप्लाई ऑफ द अबव लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, अगर नाकाफ़ी सप्लाई हुई इन ऊपर वाली तमाम चीज़ों की तो इससे क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, अदर कंडीशंस आर बोन मैरो, और दूसरी और कंडीशन हैं जिसमें हड्डियों का गुद्दा है, डिप्रेशन ड्यू टू ड्रग्स, कुछ अद्वियात आपने ऐसे ली जिनसे बोन मैरो डिप्रेशन हो गया है, यूँ क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल हड्डियों के गुद्दे में बनते हैं। अगर वो डिप्रेस हो जाए किसी भी वजह से तो रेड ब्लड सेल बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं कुछ, एंड कैंसर्स, या कुछ कैंसर हो सकते हैं जिनकी वजह से जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो इनएडिकेट बनेगी। इंक्रीज लॉस ऑफ ब्लड अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी? कि खून ज़ाया हो जाना। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन बन तो रही थी लेकिन खून ज़ाया हो गया आपका। लॉस ऑफ होल ब्लड इन डिजीज़ सच एज डायसेंट्री, आपका मुकम्मल ब्लड जो है वो ज़ाया हो गया। कुछ बीमारियां ऐसी थी जैसा कि मोशन लगना, और जिनमें ब्लड भी हो, ऐसे मोशन को हम डायसेंट्री बोलते हैं। हुकवॉर्म, ऐसे कीड़े हैं पेट में, जो हुकवॉर्म है बेटा, पेट के कीड़ों किस्में होती हैं, रिंगवर्म, हुकवॉर्म, राउंडवर्म, इस तरह के होते हैं। तो ये जो हुकवॉर्म हैं ये खून चूसते हैं। तो ये थे, खून चूस गए सारा का सारा। हेमरेज और इंजरी, या जरियाने खून हो गया, चोट लगी है। विजाइनल ब्लीडिंग, विजाइना से ब्लीडिंग हुई है। एपिस्टैक्सिस, नक्सीर फूट गई है, नाक से ज़्यादा खून बह गया। पाइल्स, बवासीर थी, और पेप्टिक अल्सर या मैदे के अंदर ज़ख़म थे जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है। तो इनकी वजह से खून ज़ाया हो गया आपका। ब्लीडिंग डिजीज़, कुछ ब्लीडिंग बीमारियां हैं जैसे परप्यूरा आ गई बेटा, और हीमोफीलिया आ गई। परप्यूरा ऐसी बीमारी है बेटा जिसके अंदर इंसान का खुद ब खुद अंदर से ब्लड निकल आता है, और या तो उसके ब्लड के छाले बनेंगे और वो बाद में फटने से जो है ब्लड ज़ाया हो जाएगा, या वो छालों में ब्लड जमा रहेगा, बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा,
तो खून की कमी हो जाएगी, उसको परप्यूरा बोलते हैं। और हीमोफीलिया भी इसी टाइप की एक बीमारी है बेटा, मोरेसी बीमारी है, ठीक है, जिसके अंदर खून जो है वो बहना शुरू हो जाए तो वो स्टॉप नहीं होता, ये हीमोफीलिया है बेटा। तो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यहाँ पे ABC नहीं है, ABC नहीं है बेटा, RBC है, ये रेड ब्लड सेल आ जाएगा यहाँ पे, ये उनसे ABC गलत लिखा गया। तो जो तबाही है रेड ब्लड सेल की उस वो ज़्यादा हो गई है इन सर्कुलेशन, जो आपका निज़ाम दौरान खून है उसमें, एज इन मलेरिया, जैसा कि मलेरिया में होता है, थैलेसीमिया में होता है, और इनकम्पैटिबल ब्लड, या आपने ऐसा खून लगवाया है जो कि आपसे मैच नहीं करता था, उसमें भी वो रिएक्शन करके आपके खुद के भी रेड ब्लड सेल मारना शुरू कर दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्पैटिबल ब्लड। तो इनमें खून की कमी हो सकती है बेटा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एनीमिया की? द चाइल्ड प्रेजेंट विद पेलर, बच्चा जो है वो पीले रंग का होगा, फटीक, थका हुआ होगा, एंड ब्रेथलेसनेस, और हो सकता है उसको सांस लेना भी भूल जाए। ऑन एक्सर्शन, जैसा कि वो कोई भी एक्सरसाइज करेगा तो सांस भूल जाएगा उसका, ठीक है। कंजक्टिवा एंड माउथ अपेयर पेल, कंजक्टिवा कहते हैं बेटा आँख के गिर्द जो पपोटे हैं उधर जो रेड नज़र आते हैं वो पीले नज़र आएंगे, और मुंह भी उसका पीला नज़र आएगा। देयर इज़ एडिमा ऑफ द फीट, पाँव पे सोजिश होगी, एंड पफीनेस ऑफ द फेस, और चेहरे के ऊपर भी सोजिश होगी, आँखों के नीचे भी सोजिश होगी, इसको पफीनेस ऑफ फेस बोलते हैं। लीवर, जिगर एंड स्प्लीन, तिल्ली में भी लार्ज वो बढ़ सकती होंगी। सिंस देयर इज़ लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल लो है, देयर फॉर यही वजह है। द ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ ब्लड इज़ रिड्यूस, तो ये हीमोग्लोबिन ही बेटा ऑक्सीजन लेके जानी होती है, फेफड़ों से उठा के हर सेल और टिश्यूज़ तक पहुंचानी होती है, तो इसलिए जो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग पावर है ब्लड की वो कम हो जाएगी। द इंडिविजुअल टायर्स इजीली, और जो भी शख्स है वो आसानी से थक जाएगा। तो ये एनीमिया है बेटा, ये खून की बीमारी थी पहली। दूसरी क्या होगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाली खून की कमी, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में एक आम कॉमन टाइप है खून की कमी की। काजेज़, वजूहत क्या है? लो इनटेक ऑफ आयरन, क्या आप आयरन ले ही कम रहे हो। रिपीटेड अटैक्स ऑफ डायरिया, बार बार मोशन के अटैक आए हैं। लीडिंग टू लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन डाइट, क्या आप खुराक में डाइट में आयरन ले तो रहे थे, मोशन की वजह से वो जज़ब तो हो ही नहीं सका। जो आप खाना खाते हो ना बेटा वो 48 to 72 आवर्स जो है वो आपकी बॉडी में रहता है, और उसके अंदर से जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में जज़ब होते रहते हैं। लेकिन जब मोशन लग जाएंगे, डायरिया होगा, तो जो खाना है आपका बॉडी में स्टे नहीं करेगा आंतों में, और फ़ौरन से ही निकलता रहेगा। तो इससे जो आयरन डाइट में लिया था वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और उसमें कमी आ जाएगी। लैक का मतलब कमी आ जाना। आ डिटेल्ड हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी डन, डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है और तभी मुआयना करना है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन चेक करवानी है, एस्टिमेशन कहते हैं अंदाज़ा लगवाना। एंड स्टूल एग्जामिनेशन, और पखाने का मुआयना करना कि आया कि इसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ये आपको मदद कर सकता है समझने में। द लेवल एंड काजेज़ ऑफ अनीमिया, कि अनीमिया की लेवल कौन सा और इसकी वजूहात क्या हैं बेटा। मैनेजमेंट कैसे करनी है? माइल्ड अनीमिया, अगर मामूली दर्जे का है बेटा अनीमिया, तो HB बिटवीन 9 to 11 ग्राम ये मरूजी बन सकती है बेटा। जिसकी HB 9 to 11 हो वो माइल्ड यानी मामूली अनीमिया है। कैन बी ट्रीटेड ओरल आयरन सप्लीमेंट्स, और इसको इलाज किया जा सकता है। ओरल आयरन सप्लीमेंट यानी ऐसी टैबलेट या कैप्सूल देंगे जिनमें आयरन होगा, मुंह के ज़रिए खानी होगी। एंड फूड प्रिपरेशंस रिच इन आयरन, और ऐसा खाना तैयार करेंगे, खाना खिलाएंगे जिसके अंदर आयरन ज़्यादा मकदार में हो। तो ये माइल्ड अनीमिया का इलाज है। मॉडरेट अनीमिया कहते हैं बेटा दरमियाने दर्जे का, जिसकी 7 to 9 हो ग्राम, तो वो क्या कहलाएगा? दरमियाने दर्जे का। दिस में भी ट्रीटेड विद ओरल आयरन सप्लीमेंट, इसको भी ओरल आयरन, ओरल कहते हैं बेटा मुंह के ज़रिए जो दी जाने वाली अद्वियात हैं, तो वो ओरल आयरन सप्लीमेंट्स हैं, तो उनके ज़रिए इसको इलाज किया जा सकता है। एंड न्यूट्रिशन रिच इन आयरन, और इसका भी इलाज जो है वो ऐसी खुराक से किया जा सकता है जिसमें आयरन ज़्यादा हो। तो माइल्ड और मॉडरेट दोनों का इलाज बेटा ओरल आयरन सप्लीमेंट और खुराक से किया जाएगा। सीवियर अनीमिया, अगर शदीद किस्म का अनीमिया है, तीसरी किस्म है बेटा HB इज़ लेस दैन 7 ग्राम्स, HB जो है वो 7 ग्राम से कम होगी। दिस इज़ ऑलवेज ट्रीटेड विद आयरन इंजेक्शंस, तो ये हमेशा इसको आयरन इंजेक्शन से ट्रीट किया जाएगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या इसमें खून लगवाया जाएगा। इफ़ अनीमिया डज़ नॉट इम्प्रूव, अगर अनीमिया इम्प्रूव ना हो, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? इफ़ अनीमिया परसिस्ट, अगर अनीमिया मौजूद रहे विद अबव ट्रीटमेंट, ऊपर वाले तमाम इलाज करने के बावजूद, द पेशेंट शुड बी रेफर टू हॉस्पिटल, मरीज़ को आपने हॉस्पिटल रेफ़र कर देना है। प्रिवेंशन क्या होगी? कैसे बचाव कर सकते हैं बेटा? द
measure to prevent anemia in infant must be taken before birth of the baby. मैनेजमेंट कैसे करनी एनीमिया की, एनीमिया से बचने के लिए बच्चे की, तो उसको पैदाइश से पहले ही जो आपने कुछ इकदाम करने हैं, जैसे माँ का मुआयना करना है बेटा। प्रेग्नेंट मदर्स जो हामला माएँ हैं शुड बी गिवन आयरन, उनको लाजमी आपने आयरन देना एंड फोलिक एसिड देना है अलॉन्ग विद एडवाइस टू टेक, यहाँ पे लफ्ज़ बेटा कट गया है, टेक हाई प्रोटीन डाइट, और उनको ये भी नसीहत करनी है कि हाई प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन किस में होती है बेटा? गोश्त में और दालों में ज़्यादा होती है, तो ऐसी खुराक लें और उनको आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी दें। सप्लीमेंट को कहते हैं बेटा कुछ टैबलेट्स या कैप्सूल होते हैं जो कि मुंह के ज़रिए औरत ने डेली खाने होते हैं, उनको सप्लीमेंट बोलते हैं। आयरन सप्लीमेंट टू द इन्फेंट शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 3 मंथ्स। अगर बच्चा 3 माह का हो जाए तो उनको आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करवा दें। ये ड्रॉप्स की सूरत में मिल जाते हैं छोटे बच्चों के बेटा। वीनिंग फूड, ऐसा खाना जो आपने दूध छुड़वाने के लिए बच्चे को देना है, शुड कंटेन आयरन रिच आइटम्स, उसमें लाजमी तौर पे आयरन से भरपूर आइटम मौजूद हों, लाइक एग्स यॉक्स, जैसे अंडे की जर्दियाँ होगी, मीट गोश्त हो गया, एंड लीवर और कलेजियाँ वगैरह हो गई, तो ये खिलाएंगे बच्चे को तो उनकी जो है एनीमिया दूर हो जाएगी। फिर आ जाएगी बेटा थैलीसीमिया। थैलीसीमिया मैंने बताया था बेटा कि ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड निकलना शुरू भी हो जाए तो वो स्टॉप नहीं होता, और इसके अंदर जो है वो सेल जो है वो रेड हीमोग्लोबिन के वो छोटे होते हैं नॉर्मल सेल्स की निस्बत। इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड कहते हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो, विरासत में मिले, तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है बेटा ऑफ माइक्रोसाइटिक हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें छोटे माइक्रो का मतलब छोटे, साइटिक मीन सेल होते हैं, हीमोलाइटिक और उनकी हीमोग्लोबिन यानी टूटती रहती है, ख़त्म होती रहती है, और एनीमियास और इसमें खून की कमी हो जाती है। तो हर लफ्ज़ के पीछे बेटा मेडिकल में कोई ना कोई एक कहानी छुपी होती है। माइक्रोसाइटिक और है, हीमोलाइटिक और है, और एनीमियास और है। तो ये तमाम चीज़ें आप जब मिला के पढ़ेंगे, समझ के, लिख के याद करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा याद रहेंगी। देयर इज़ अ एब्सेंस, ये ऐसी कमी है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन, इसमें जो बीटा ग्लोबिन है उसकी तैयारी में कमी आ जाती है। ऑफ द हीमोग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो चेन बनेगी और इसमें जो बीटा ग्लोबिन की तैयारी है उसमें कमी आ जाती है। और थैलीसीमिया इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 किस्म की है। थैलीसीमिया माइनर यानी मामूली दर्जे की थैलीसीमिया, थैलीसीमिया इंटरमीडिएट यानी दरमियाने दर्जे की थैलीसीमिया, और थैलीसीमिया मेजर बड़े दर्जे की थैलीसीमिया। तो अब हम इनको पढ़ते हैं शॉर्ट में, थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ बहुत आसान करके। थैलीसीमिया माइनर, माइनर मीन मामूली दर्जे की, मेजॉरिटी इज़ विदाउट सिम्टम्स, आमतौर पर ये थैलीसीमिया जो माइनर है इसकी कोई अलामात नहीं नज़र आती, एंड देयर इज़ नो एनीमिया, और कोई खून की कमी भी नज़र नहीं आती। थैलीसीमिया इंटरमीडिएट जो दरमियाने दर्जे की है, द पेशेंट आर सिम्टोमेटिक, मरीज़ को अलामात नज़र आएंगी बाय द एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स, जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाएगा। मेन कम्प्लिकेशंस आर इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर, उसकी ज़्यादा बड़ी पेचीदगियाँ क्या होंगी कि उसकी तिल्ली और जो उसका जिगर है वो बढ़ जाएगा। देयर इज़ जॉइंडस, उसको इरकान हो जाएगा, एंड ग्रोथ फेलियर, और उसकी जो नशोनुमा है वो रुक जाएगी। फिर तीसरी बड़ी किस्म है बेटा थैलीसीमिया मेजर, सिम्टम्स अपीयर एज अर्ली एज 3 मंथ्स, उसकी जो अलामात है वो ज़ाहिर होंगी तकरीबन 3 माह से। देयर इज़ सीवियर एनीमिया, इन शदीद किस्म का अनीमिया होगा, एंड जॉइंडस, और उसको इरकान होगा, स्प्लीन एंड लीवर इंजार्ज, इसमें भी तिल्ली और जो जिगर है वो बढ़ जाएंगे। इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है बेटा? डिस्कशन विद फैमिली अबाउट नेचर ऑफ डिजीज़, आपने डिस्कशन करना है फैमिली के साथ कि किस तरह की नेचर है इसकी, माइनर है, मेजर है या इंटरमीडिएट है। प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस कहते हैं बेटा एहतियाती तदाबीर यानी जो बीमार होने से पहले की जाती हैं, और ट्रीटमेंट क्या होती है जो बीमार होने के बाद किया जाता है। तो इसकी प्रोग्नोसिस भी करनी है और ट्रीटमेंट भी करनी है। नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर थैलीसीमिया माइनर, जो थैलीसीमिया माइनर होता है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, MCQs भी बन जाती है बेटा। फॉर द अदर टाइप्स ऑफ, जो दूसरी 2 इकसाम है, द गोल इज़ टू मेंटेन नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, गोल कहते हैं बेटा मकसद क्या है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो आपने बरकरार रखना है, एंड प्रोमोट आयरन एक्सक्रीशन, और जो आयरन जो खारिज हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है किसी भी वजह से, तो उसको आपने प्रमोट करना है, और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो नॉर्मल रखना है। किसी भी तरीके से रखें, ब्लड लगवाएं उसको या कुछ भी करें, ठीक है, तो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो गिरनी नहीं चाहिए। जो दूसरे 2 केसेस हैं यानी इंटरमीडिएट और मेजर,
द पेशेंट आर टू बी अंडर द केयर ऑफ द फिजिशियन, मरीज़ को हमेशा जो है वो डॉक्टर की ज़ेर निगरानी उसकी ज़ेर इलाज रखना है। एंड द LHV शुड मेंटेन द और LHV इस इलाज को मेंटेन रखेगी। एंड रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट टू द डॉक्टर, और जो मरीज़ की जो रिपोर्टें होंगी वो डॉक्टर को बताएगी कि ये आपकी जो इलाज करने से ये इसमें तब्दीलियाँ आई हैं। फिर आ जाएगा तीसरी इसकी बीमारी है बेटा लियोकीमिया। लियोकीमिया बोलते हैं ब्लड का कैंसर, इसको कह सकते हैं बेटा। लियोकीमिया इज़ अ कंडीशन, लियोकीमिया वो सूरत हाल है व्हेन देयर इज़ अ क्लोनरी प्रोलिफरेशन ऑफ मैलिग्नेंट स्टेम सेल्स। इसमें जो क्लोनली कहते हैं बेटा सेम सेल, प्रोलिफरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ऑफ मैलिग्नेंट कहते हैं कैंसर वाले स्टेम सेल्स, कैंसर वाले जो स्टेम सेल्स हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं और वो सेम होते हैं इन द बोन मेरो, हड्डियों के गुद्दे में। इन एक्यूट लियोकीमिया, अगर एक्यूट लियोकीमिया है यानी जो 15 दिन से कम रहेगा, द क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट सेल प्रिकर्सर्स, जो क्लोनल वाइट सेल्स जो हैं वो इशारा देंगे, जिनको ब्लास्ट सेल बोलेंगे, अकोपाई ये कब्ज़ा कर लेंगे, इनहिबिट और रोक देंगे द फंक्शन ऑफ द बोन मैरो का फंक्शन रोक देंगे। दे में सर्कुलेट इन द ब्लड, ये हो सकता है ब्लड में सर्कुलेट कर जाएं। एंड फॉर्म लियोकीमिया डिपॉजिट्स इन एनी टिश्यू या ऑर्गन, और ये जो लियोकीमिया सेल्स हैं ये डिपॉजिट हो सकेंगे किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में। द कंडीशन इज़ मैलिग्नेंट, और ये जो कंडीशन है ये मैलिग्नेंट है। इस कंडीशन को हम कहेंगे ख़तरनाक। मैलिग्नेंट मीन बेटा ख़तरनाक, ठीक है, यानी कैंसर का बायस बन सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी? पीक एज इज़ वन सेट ऑफ 3 to 5 ईयर्स, इसमें पीक एज बच्चे की क्या होती है 3 से 5 साल होती है। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन बॉयज़, और आमतौर पर ये लड़कों में ज़्यादा है। देयर इज़ अ पेलर, बच्चे की जो स्किन है वो पीले रंग की हो जाएगी। वीकनेस, कमज़ोरी आ जाएगी। इरिटेबिलिटी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। एंड टायर्डनेस, और थका रहेगा। लेटर फीवर, बाद में बुखार हो सकता है। माउथ अल्सरेशन, मुंह में छाले बन सकते हैं। एंड ब्लीडिंग फ्राम द गम्स, और मसूड़ों से ब्लीडिंग भी हो सकती है। मे बी प्रेजेंट, ये तमाम चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। लिम्फ ग्लैंड्स आर इनलार्ज, लिम्फ ग्लैंड्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। एंड पेनलेस, और इनमें दर्द नहीं होगा। लिम्फ ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? आपकी बॉडी के अंदर जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, निज़ाम दौरान खून है, इसी तरीके से एक और निज़ाम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जैसे खून ब्लड वेसल से बहता है, इसी तरीके से ये लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल से बहता है, या लिम्फेटिक्स भी कहते हैं उन नालियों को। तो ये पानी टाइप येलोइश टाइप मटेरियल है, इसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं बेटा। ये खून से निकलता है और खून में ही वापस चला जाता है, लेकिन इसका काम पूरी बॉडी के अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं उनको पकड़ना, उनको मारना है। और बॉडी में अक्सर औकात जगह पे छोटी छोटी सी चौकियाँ बनी होती हैं जहाँ पर लिम्फ इकट्ठा होके और उन जरासीमों को मारता है, उनको लिम्फ नोड कहते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो उसमें वो लिम्फ ग्लैंड्स जो हैं वो बड़े हो चुके होंगे और लेकिन दर्द नहीं करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे बेटा? LHV शुड सस्पेक्ट सीरियस इलनेस और इफ़ अबव साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर। LHV ये लाजमी शक में पड़ेगी, शक करेगी, यानी कि चुकन्नी हो जाएगी कि अगर ऊपर वाली साइन और सिम्टम ज़ाहिर हों, रेफ़र टू द फिजिशियन, उसको फिजिशियन के पास रेफ़र करेगी। एंड गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और जो अलामाती इलाज है वो करेगी। सच एज़ एनाल्जेसिक्स, जैसा कि अगर दर्द हो रहा है तो दाफ़े दर्द भी याद देगी। एनाल्जेसिक्स कहते हैं बेटा पेन किलर्स, ठीक है, टू रिलीव पेन, ताकि पेन रिलीफ हो। एंड एडवाइस एडिकेट फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिशन, और उसको काफ़ी मकदार में जो फ्लूइड्स हैं और न्यूट्रिशन खुराक है वो रिकमेंड करेगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट, मरीज़ को जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेगी, यानी उसको हौसला देगी, परेशान नहीं होने देगी। एंड फैमिली को इज़ नीडेड, ये ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि लंबा पीरियड है बीमारी का और ट्रीटमेंट का, तो उनके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी बीमारियां बेटा हमारी ब्लड डिसऑर्डर्स। फिर आ जाएंगे हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़, ये भी हम इसी लेक्चर में इसको वाइंड अप करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं छूत की बीमारियां बेटा, जो एक से दूसरे को लग जाती हैं। तो द कॉमन इन्फेक्शन डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन आर ट्यूबरकुलोसिस, जो कॉमन इन्फेक्शन डिजीज़ हैं वो बच्चों की, उसमें TB है, वोपिंग कफ है, काली खांसी जिसको बोलते हैं, डायरिया, मोशन है, पोलियो है, इन्फेंटाइल टेटनस और बच्चों का होने वाला टेटनस है, एंड मीज़ल्स और खसरा हैं। मीज़ल्स क्या होता है बेटा? खसरा।
ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। दिस सेक्शन डील्स विद द सम ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज़। इस सेक्शन में हम कुछ इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, सच एज मम्स जैसे कनपेड होगी, पोलियोमाइलिटिस पोलियो होगी, मीजल्स खसरा हो गया, एंड नियोनेटल टेटनस और बच्चे को होने वाला टेटनस है। तो ये 4 बीमारियां पढ़ेंगे बेटा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रेफर चैप्टर कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो अगर ज़्यादा आपको इस बारे में इल्म चाहिए तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और वॉर्म कहते हैं कीड़ों की बहुतात, तो इस वाले चैप्टर में आपको ऐसी बीमारियों की ज़्यादा मालूमात मिल सकती हैं। तो सबसे पहली बीमारी क्या है बेटा? मम्स, जिसको कनपेड बोलते हैं। मम्स इज़ एन इन्फेक्शन। मम्स जो है इन्फेक्शन है काज बाय वायरस, ये एक वायरस की वजह से होता है। विच इफेक्ट्स यूजली द पैरोटिड ग्लैंड, जो कि पैरोटिड ग्लैंड को मुतासर करता है। ये बेटा पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कान के पास होते हैं, जहाँ पे ये जबड़े का एंगल है वहाँ पे, ठीक है, उनको मुतासर करता है। ये भी मारूजी बन सकती है कि मम्स के अंदर जो किससे होने वाली बीमारी है, ये वायरस है। और किसको मुतासर करती है? पैरोटिड ग्लैंड्स को। लोकेटेड एट द एंगल ऑफ जा, और ये एंगल ऑफ जा पे जो है वो मौजूद है, ठीक है। इट इज़ कॉमन डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन, और ये बच्चों की आम बीमारी है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी मम्स में बेटा? कनपेड में पेन ड्यूरिंग चीविंग, जब बच्चा चबाएगा तो उसको दर्द होगा। इज़ फॉलोड बाय स्वेलिंग, और इसके साथ साथ स्वेलिंग भी हो जाएगी। एंड टेंडरनेस, और अकड़ाव भी आएगा। एट द एंगल ऑफ द जा, जहाँ पर जबड़े का एंगल है। यूजुअली द एंगल्स कैन नो लॉन्गर बी फेल्ट, अक्सर औक़ात जो है वो एंगल्स जो है महसूस नहीं होंगे बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, क्योंकि बच्चे का जो ये कान के पास वाली जगह है वो सूज जाएगी। चिल्ड्रन बॉयज़ विद मम्स में डिवेल्प टेंडरनेस, वो बच्चे जिनको मम्स होगी आमतौर पर उनको टेंडरनेस स्वेलिंग हो जाती है। टेंडरनेस अकड़ाव बेटा, एंड स्वेलिंग हो सकती है ऑफ द टेस्टिकल्स की भी, जो टेस्टिस होते हैं बच्चे के, वहाँ पे भी पहुँच सकती है सोजिश, ठीक है। विच में भी ओकेजनली लीड टू स्टेरिलिटी, और आम तौर पर ये खुदा न खास्ता बांझपन की वजह भी बन सकती है। यानी ये मम्स जो है कनपेड जो है ख़तरनाक हो सकती है, और टेस्टिस पे पहुँच जाए तो ये बांझपन की वजह ही बन सकती है। द फीमेल्स में डिवेल्प टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, और अगर वो लड़कियों में ये मम्स है तो उनको ब्रेस्ट की स्वेलिंग हो सकती है, जैसे बच्चों को टेस्टिकल्स की हुई है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है बेटा मम्स की। वो कुछ दम शम लोग करवाने जाते हैं तो ऐसा नहीं है। इसका जो वायरस है वो कुछ ही दिन का होता है, 8-9 दिन का उसकी लाइफ है, और ये खुद ब खुद इसने ख़त्म होना होता है। बस वो जो दम करने वाले हैं वो कहते हैं जी 3 दम करवाने हैं आपने, और वो इस तरीके से करके 8-9 दिन गुजार देते हैं, और वो कुछ पैसे वगैरह भी बना लेते हैं। तो इसकी ख़ास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एडवाइस रेस्ट, इसमें नसीहत की जाती है कि रेस्ट करें। इंक्रीज़ द फ्लूइड, जो मायात हैं उनकी मकदार को बढ़ा दें। इफ़ देयर इज़ अ पेन, अगर दर्द हो गिव एनाल्जेसिक्स, और उसको दाफ़े दर्द अद्वियात दे दें, पेन किलर दे दें। पोलियोमाइलिटिस आ गई। पोलियोमाइलिटिस आपको पता ही है बेटा, जिसके अंदर बच्चों की टांगें वगैरह मफलूज हो जाती हैं, तो या अक्सर औक़ात बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मुतासर होता है इस पोलियो से। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसको। पोलियोमाइलिटिस इज़ ड्यू टू एन इन्फेक्शन बाय द पोलियो वायरस। पोलियोमाइलिटिस जो है वो इन्फेक्शन है, किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से होता है। इट इज़ सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में देखा गया, बट इज़ रेयर वेयर पोलियो इम्यूनाइजेशन इज़ गिवन रूटीनली, लेकिन उन मुल्कों में कम है जहाँ पर पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो रूटीनली पिलाई जाती है। पोलियो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? पोलियो की वैक्सीन पिलाना, ठीक है। टू ऑल चिल्ड्रन, तमाम बच्चों को। इलनेस इज़ एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एंड पॉसिबली थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, ये जो इलनेस है ये इंजेक्शन, इन्वेस्टिगेशन नहीं बेटा, इंजेक्शन लफ्ज़, जो इलनेस है बीमारी है वो दाखिल होती है निगलने से, और आम तौर पर जो है थ्रू रेस्पिरेटरी रूट या सांस के रास्ते से बॉडी में इंटर होती है, ठीक है। इन्फेक्शन इज़ मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, जो ये इन्फेक्शन है वो छोटे बच्चों में और यंग चिल्ड्रन में जो है कॉमन है। लिविंग इन पुअर हाइजीनिक कंडीशन, और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जो जहाँ सफाई सुथराई की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं होती, उनमें ये कॉमन है। मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेट लास्ट अबाउट 2 वीक्स, आमतौर पर जो इन्फेक्टिव स्टेट है वो 2 हफ्ते तक रहती है। फॉलोइंग द बिगिनिंग ऑफ द सिम्टम्स, और आमतौर पर इससे अलामात शुरू हो जाती हैं। द डिजीज़ इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ओल्ड, ये बीमारी जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनमें आम है। बट में इफ़ेक्ट ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, लेकिन ये उससे बड़े बच्चों को या जवानों को भी मुतासर कर सकती है। देयर आर 3 सीरोटाइप्स, पोलियो के 3 सीरोटाइप्स होते हैं बेटा, 1, 2 एंड 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़, जो कि
इस बीमारी के ज़िम्मेदार हैं। इसकी पैथोजेनेसिस कहते हैं, कैसे फैलाव होता है इसका पोलियो वायरस का, कैसे बॉडी में एंटर होकर मल्टीप्लाई होता है। ये वायरस एंटर द बॉडी थ्रू द ओरोफेरेंजियल रूट। ओरोफेरेंजियल रूट कहते हैं बेटा मुंह और जो आपका फ्रेंकस है यानी गला है उससे ये दाखिल होता है सांस के रास्ते। मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइन, आंतों में जाके ये अपनी तादाद बढ़ाता है। एंड देन इंटर्स द ब्लड, और फिर ये खून में दाखिल हो जाता है। वायरीमिया ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका हमला जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अक्कर फॉलोड बाय द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड, और इससे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट, और एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, जो आपकी आंतें वगैरह हैं, हाजमे का निज़ाम, उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इफ़ एंटीबॉडीज़ आर एडिकेट, अगर एंटीबॉडीज़ काफ़ी मिकदार में हो, वायरस पार्टिकल्स आर न्यूट्रलाइज, वायरस के जो पार्टिकल हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बीमारी नहीं होती। एंड नो क्लिनिकल इलनेस अकर्स, और कोई भी क्लिनिकल बीमारी नहीं होगी। इफ़ एंटीबॉडीज़ फेल टू न्यूट्रलाइज द वायरस, लेकिन अगर एंटीबॉडीज़ नाकाफ़ी थी और वो वायरस को न्यूट्रलाइज करने में नाकाम होगी, में प्रोलीफरेट, तो ये अपनी तादाद बढ़ा लेगा। एंड बिकम इन्वेसिव, और ये शदीद हो जाएगा, ख़तरनाक हो जाएगा। इट काजेज इन्वेजन, ये दाखिल हो जाएगा। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ जाके मोटर न्यूरॉन को जो है ये तबाह कर देगा। अगर मोटर न्यूरॉन तबाह होगी तो बेटा जिस एरिया की तबाह होगी तो वो एरिया काम करना बंद कर देगा, चाहे वो हाथ हो, पाँव हो या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। आफ्टर एक्वायरिंग इन्फेक्शन किसी भी बच्चे में दाखिल होने के बाद विद पोलियो वायरस से वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस में अक्कर, मंदरा झेल में से एक काम होगा। ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन होगा जिसमें कोई अलामात ही नहीं होगी 90% केसेस में। यानी बहुत सारे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है वो पोलियो वायरस को फड़का के मार देता है और कोई भी अलामात ज़ाहिर नहीं होती। फिर होता है अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस। अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं बेसूद, यानी पोलियो तो हो गई लेकिन उसने कोई यानी नुकसान नहीं किया। नॉन पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, फिर एक और है पोलियोमाइलाइटिस, वो होगी इसमें माजूरी नहीं आई। और लास्ट वाली कौन सी, पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, जिसमें माजूरी आ गई। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे बेटा इसकी। द डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। हम इस डिजीज़ को 4 फेजेस में तकसीम करते हैं। द डिजीज़ में बी स्टॉप एट एनी फेज, तो बीमारी जो है वो किसी भी फेज़ के अंदर जाके स्टॉप हो सकती है। तो सबसे पहले क्या है, इसकी अर्ली फेज़ है। दिस फेज़ कंसिस्ट ऑफ फीवर, इस फेज़ में बुखार होगा, कफ खांसी होगी, माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, और थोड़ा बहुत मैदा वगैरह ख़राब होगा। एंड जनरलाइज मलेस, और आमतौर पर बेचैनी होगी। लास्टिंग फॉर फ्यू डेज, चंद दिन तक रहेगी। मोस्ट केसेस स्टॉप एट दिस फेज, बहुत सारे केसेस में ये पोलियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाएगा प्री पैरालाइटिक फेज़। प्री पैरालाइटिक मीन माजूरी होने से पहले की जो फेज़ है। प्री मीन पहले, पैरालाइटिक मीन माजूर होने से पहले। द फीवर रिटेन्स, बुखार रहेगा। एंड द अकम्पेंड बाय द हेडेक, और इसके साथ साथ सर में दर्द भी आ जाएगा। मसल पेन, मसल में दर्द होगा। स्टिफ नेक, गर्दन अकड़ेगी। एंड वोमिटिंग, और उल्टियाँ होंगी। सम केसेस स्टॉप एट दिस फेज, और कुछ केसेस में यहाँ पे ही जो है वो पोलियो ख़त्म हो जाती है। फिर आ जाएगी पैरालाइटिक फेज़। पैरालाइटिक का मतलब यहाँ पे बच्चा माजूरी की तरफ आएगा। इस फेज़ में पोलियो का वायरस इतना शिद्दत इख्तियार कर जाएगा कि माजूरी आ जाएगी। 1 or 2 days आफ्टर द हेडेक, एक या 1-2 दिन के बाद जब सर दर्द हुआ था। एंड स्टिफ नेक, और गर्दन अकड़ी थी। बिगिनस, ये शुरू हो जाएगा ये पैरालाइटिक फेज़। सम चिल्ड्रन विल डिवेल्प पैरालिसिस, कुछ बच्चों को जो है वो माजूरी हो जाती है। और 1 or more एक्सट्रीमिटीज़, एक या एक से ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ की। बेटा एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ बाजुओं को, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ टांगों को कहते हैं। तो ये आर्म्स एंड लेग्स को कहेंगे बेटा एक्सट्रीमिटीज़। तो एक या एक से ज़्यादा की क्या हो जाएगी, माजूरी हो जाएगी। द इफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ विल बी टेंडर, जो मुतासरा एक्सट्रीमिटीज़ होगी यानी टांग या बाजू, वो उसमें कड़ावा आ जाएगा। द पैरालिसिस इज़ फ्लैसिड, जो माजूरी है बेटा वो नरम होगी। दैट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ इट इज़ फ्लैपी, कि ये लटक जाएगा बाजू या टांग जो भी होगी। व्हेन यू पिक इट अप, जब आप इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे लटक जाएगा। सम चिल्ड्रन आल्सो डिवेल्प्स पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, कुछ बच्चों में जो सांस के मसल्स हैं, सांस लेने वाले, उनमें भी पैरालिसिस हो जाता है। ऑल चिल्ड्रंस सीन एट दिस फेज शुड बी रेफर टू द हॉस्पिटल, जितने भी बच्चे हैं अगर आप इसमें देखें कि उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो उनको हॉस्पिटल रेफ़र करना है। स्पेशली दोज विद ट्रबल्ड ब्रीथिंग, ख़ास तौर पर जिनको सांस में दुश्वारी हो। पैरालिसिस इज़ यूजुअली कंप्लीट बाय द टाइम टेम्परेचर सेटल्स,
पैरालिसिस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेम्परेचर सेटल होगा। सम इम्प्रूवमेंट ऑफ द पैरालिसिस अकर विद इन 6 मंथ, कुछ बेहतरी भी आ सकती है अगर माजूरी हो गई किसी बच्चे को 6 माह के अंदर अंदर। रिमेनिंग वीकनेस इम्प्रूव्स विद फिजियोथेरापी, और जो बाकी की वीकनेस है वो फिजियोथेरापी से भी बेहतर हो सकती है, यानी एक्सरसाइज से बेहतर हो सकती है। लास्ट फेज कौन सी आ जाएगी इसकी पोलियो की बेटा? ड्यूरिंग द 3 मंथ्स के दौरान ऑल चिल्ड्रन विल शो सम रिकवरी, कुछ बच्चों को 3 माह के दौरान कुछ ना कुछ रिकवरी महसूस होती है फ्राम द पैरालिसिस, इस माजूरी से। दिस विल रेंज फ्राम कंप्लीट रिकवरी टू माइल्ड वीकनेस और लिम्प, इससे हो सकता है कि वो मुकम्मल रिकवर हो जाएं या मामूली कमज़ोरी रह जाए, या वो बिल्कुल लंगड़े हो जाएं, और टोटल पैरालिसिस या मुकम्मल पैरालिसिस भी हो सकता है। ऑफ 1 और मोर आर्म और लेग, एक या एक से ज़्यादा बाजू का या टांग की, यह तो मुकम्मल ठीक भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी रह सकती है, लंगड़ा अपाहजपन भी आ सकता है, और मुकम्मल भी माजूर हो सकते हैं बेटा। ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। मैनेजमेंट कैसे करनी है इसको पोलियो को बेटा? पेशेंट्स विद पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस मस्ट बी हॉस्पिटलाइज, ऐसे मरीज़ जिनको पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस हुई है उसको लाजमी हॉस्पिटलाइज करना आपने। पेशेंट शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी, मरीज़ को आपने बहुत करीब से उसका मुशाहिदा रखना है, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है मरीज़ को कि उसकी जो रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी है उसके साइंस देखे जा सकें। एंजाइटी, परेशानी के, रेस्टलेसनेस, बेचैनी के, एंड फटीग और थकान के और साइंस, ये अलामात हैं फॉर अर्ली रेस्पिरेटरी सपोर्ट के, यानी कि आपने उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है, सांस लेने में उसको मदद देनी है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, उसको सख्ती से कहना कि बेड रेस्ट करें, एंड न्यूट्रल पोजीशन इज़ इम्पोर्टेंट, और उसकी जो न्यूट्रल पोजीशन है वो बहुत अहम है। इन मेकिंग न्यूट्रल पोजीशन में लिटाने के लिए उसको स्पाइन यानी सीधा लिटाएंगे, एंड हिप शुड बी स्ट्रेट, और उसके हिप सीधे रखेंगे, नी स्लाइटली फ्लेक्स, घुटने थोड़े से मुड़े हुए रखेंगे, एंड फीट एट राइट एंगल, और उसके जो फीट हैं वो 90 के एंगल पे रखेंगे, यानी बिल्कुल सीधे, यानी जो नेचुरल पोजीशन है बंदा सीधा लेटता है कमर के बल, तो वही पोजीशन रखेंगे उसकी, ठीक है, कि कड़ाव कम से कम हो। मिनिमल बेंडिंग ऑफ द इफेक्टेड पार्ट्स, अगर कोई हिस्सा मुतासर हो गया यानी जिसके अंदर यानी पैरालिसिस आ गया, माजूरी आ गई, उसको ये बेंडिंग नहीं बेटा, लफ्ज़ हैंडलिंग है, यानी कम से कम उसको हाथ लगाएंगे। नो मस्कुलर इंजेक्शन शुड बी गिवन, और कोई मसल वाले इंजेक्शन नहीं देंगे उसको। एनाल्जेसिक्स जो दाफे दर्द अद्वियात हैं, एंड हॉट पैक्स और गर्म पानी की बोतलें वगैरह फॉर 15 to 20 मिनट्स आफ्टर एवरी 2 to 4 आवर्स, हर 2 से 4 घंटे बाद देंगे। हॉट टब बाथ, और उसको गर्म टब में बाथ भी दिला सकते हैं, उसको गर्म रखना है बेटा। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, उसकी खुराक का ख्याल रखेंगे और हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे, पानी की कमी नहीं होने देंगे। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ नहीं होने देंगे। फिजियोथेरापी शुड बी स्टार्टेड आफ्टर एक्यूट स्टेज इज़ ओवर, जैसे एक्यूट स्टेज यानी 15 दिन का जो उसका झटका था पोलियो वायरस का, तो उसके फ़ौरन बाद फिजियोथेरापी स्टार्ट करवा देंगे। सम चिल्ड्रन में एक्वायर ब्रेसिस, कुछ जो बच्चे हैं बेटा उनके लिए ब्रेसिस की ज़रूरत होती है, रिक्वायर है लफ्ज़। ब्रेसिस क्या होते हैं बेटा? सपोर्ट लेग्स के लिए, ये दिखा देता हूँ आपको, कुछ पोलियो के बच्चों के लिए ये ज़रूरी हो जाते हैं। ये देखें बेटा, ये ब्रेसिस हैं, ये देखें पोलियो वाले बच्चे के लिए सपोर्ट है, ये इस तरह के शूज़ हैं और पीछे सपोर्ट है, ये देखें, और ये ब्रेसिस हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे बेटा? एनी चाइल्ड अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी बच्चा जो 15 साल से ज़्यादा का होगा, सफरिंग फ्राम एक्यूट फ्लैसिड पैरासाइट, अगर उसको एक्यूट यानी 15 दिन से कम वाला फ्लैसिड पैरासाइट रहा यानी पैरालिसिस रहा है, माजूरी रही है, शुड बी सस्पेक्टेड फॉर एक्यूट पैरालिसिस पोलियोमाइलाइटिस, तो इसको आपने यही समझना है कि ये एक्यूट पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस हो गई है। स्टूल कल्चर उसका भेजना यानी पखाना उसका भेजना है, ताकि उसके अंदर से जो जरासीम हैं वायरसेस हैं उसका पता लगाया जा सके। पॉजिटिव स्टूल कल्चर फॉर पोलियो वायरसेस कन्फर्म्स द डायग्नोसिस, जो पॉजिटिव स्टूल कल्चर है वो कल्चर जहाँ पे लफ्ज़ आ जाएगा बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबॉरेटरी में मसनूई तरीके से ये ग्रो करवाया जाता है ताकि पता चले कि आया इसकी वजह कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इससे प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाएगी। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, इस बीमारी का कोई ख़ास इलाज नहीं है, जब हो गई तो फिर हो गई। गिव रेस्ट, उसको रेस्ट देना है। पैरास्टामोल और एस्प्रिन, पैरास्टामोल या एस्प्रिन देनी है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा मकदार में पानी देना है। प्रॉपर डाइट और उसको अच्छे से खुराक देनी है। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नेसेसरी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर पेशेंट्स
मरीज़ों के लिए विद साइंस ऑफ पैरालिसिस, जिनको माजूरी की अलामात आ रही हों। प्रिवेंशन क्या है बेटा, बचा कैसे जा सकता है पोलियो से। नोटिफाई ऑल केसेस ऑफ पोलियो सो दैट एरिया वाइड इम्यूनाइजेशन कैन बी कैरीड आउट। जितने भी केसेस हैं पोलियो के उनको नोटिफाई करना है और इसके एरिया वाइज जो है वो उनको पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी उस करीब करीब के एरिया के तमाम बच्चों को, ताकि उनको इम्यूनाइजेशन हो सके। दिस विल प्रिवेंट मैनी न्यू केसेस फ्राम अकरिंग। इससे बहुत सारे जो नए केस रोनुमा होने हैं उनसे बचा जा सकता है। पोलियो इज़ अनदर डिजीज़। पोलियो एक और बीमारी है विच कैन बी प्रिवेंटेड इंटायरली, जिनको हम मुकम्मल तौर पे महफूज रख सकते हैं। इफ़ यू मेक सर्टेन दैट द चिल्ड्रन इन योर एरियाज़ कम टू द चाइल्ड केयर क्लिनिक, कि अगर आप ये यकीन दहानी करवा दें कि आपके एरिया के तमाम बच्चे चाइल्ड हेल्थ केयर क्लिनिक आए हैं फॉर देयर रूटीन वैक्सीनेशन, अपने रूटीन की वैक्सीन पीने के लिए, तो अगर हम वैक्सीनेशन करवाएं तो इसको जड़ से उखाड़ के फेंका जा सकता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय गिविंग ओरल पोलियो वैक्सीन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाने से। 2 ड्रॉप्स ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह के ज़रिए जो 2 ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, गिवन एट द बर्थ, पैदाइश के वक्त दिए जाते हैं। दैन 6 वीक्स, और फिर 6 हफ्ते बाद, एंड दैन 10 वीक्स, और फिर 10 हफ्ते बाद, एंड 14 वीक्स, और 14 हफ्ते बाद दिए जाते हैं। गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल 3 सीरोटाइप्स, और इसकी जो तीनों सीरोटाइप्स हैं, सीरोटाइप 1, 2, 3, इन सब से प्रोटेक्शन हो जाती है ये अगर आपने वैक्सीनेशन ठीक से करवा ली। तो फिर आ जाएगी बेटा आपका मीज़ल्स। मीज़ल्स क्या होता है, खसरा, ठीक है। मीज़ल्स इज़ काज बाय इन्फेक्शन बाय विद अ वायरस। मीज़ल जो है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ये भी वायरल डिजीज़ है, मारूजी बन सकती है। इट इज़ प्रिवेंटेबल, ये काबिल इलाज है, यानी काबिल बचाव है बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से। इसकी भी बेटा मीज़ल्स की भी वैक्सीन होती है। दिस इज़ हाईली कंटेजियस डिजीज़, ये इंतहाई अछूत की बीमारी है, यानी एक से दूसरे को लग जाती है। एंड कॉमन कंडीशन, और आम सूरत हाल है। व्हेन कम्प्लिकेशन डेवलप्स, जब पेचीदगियाँ बढ़ जाएँ। द डिजीज़ में बिकम सीरियस, डिजीज़ जो है वो बीमारी सीरियस हो जाती है। इम्यूनाइज ऑल अदर चिल्ड्रन अगेंस्ट मीज़ल्स, जितने भी दूसरे बच्चे हैं उनको भी इम्यूनाइज़ करना है मीज़ल से। इट स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट स्प्रे, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलती है और ड्रॉपलेट स्प्रे से भी फैलती है। जैसे बच्चा सांस ले या छींके तो उसके छींक के अंदर से, या सांस से, खांसी से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे तो उससे भी ये फैल सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके, इन द इनिशियल स्टेज, जो इसकी इब्तदाई हालत है, देयर आर सिम्टम्स ऑफ कोल्ड, उसको ठंड लगी होगी, सर्दी लगी होगी। रेडनेस ऑफ आइज, आँखें लाल होंगी। रनी नोज, नाक बह रही होगी। एंड अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल ग्रीनिश स्पॉट्स, ग्रेश और हल्के से ग्रे रंग के धब्बे होंगे इनसाइड द माउथ, मुंह के अंदर। द कॉप्लिक्स स्पॉट्स, ये बेटा ये कॉप्लिक स्पॉट्स हैं, ये देखें मुंह के अंदर जो ये लैशन थे, ये कॉप्लिक स्पॉट्स बन जाएंगे ये इस तरह से, ये देख लें इसको अच्छे से। लेटर हाई ग्रेड फीवर, और बाद में हाई बुखार हो जाएगा फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के लिए। आफ्टर दिस पीरियड, इस पीरियड के बाद रैश अपीयर्स, लाल निशान बनेंगे। एंड द फीवर सबसाइड्स, और जो बुखार है वो दब जाएगा। मैनेजमेंट कैसे करनी है, गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा मकदार में उसको मायात देने। एंड फूड, और खुराक देनी है। रिड्यूस लाइट इन द रूम, कमरे के अंदर रोशनी जो है वो कम कर देनी है। कंसल्ट फिजिशियन, डॉक्टर से मशवरा करना। टू वॉच फॉर द कम्प्लिकेशन, ताकि वो पेचीदगियाँ देख सके, सच एज आईज़ एंड एयर इन्फेक्शन, जैसा कि कान का या नाक का, आँखों का इन्फेक्शन वो जज कर सके। गिव पैरास्टामोल फॉर फीवर, बुखार के लिए पैरास्टामोल देनी है। इम्यूनाइज ऑल अदर चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिजीज़, और जितने भी दूसरे बच्चे हों उनको भी इम्यूनाइज करना है इस बीमारी से। फिर आ जाएगा बेटा लास्ट वन डिजीज़ है आपकी जो कंटेजियस डिजीज़ है, उनमें न्यूनेटल टेटनस है। टेटनस बेटा क्या होता है, तशन्नुज, अकड़ाव, जो बच्चा पैदा हुआ उसको न्यू बॉर्न टेटनस और न्यू नेटल टेटनस इज़ अ डिजीज़ विद वेरी हाई मोर्टेलिटी। न्यू बॉर्न या न्यू नेटल जो टेटनस है वो ऐसी बीमारी है जिसमें मौत की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, बच्चे मर जाते हैं इससे। इट अकर्स व्हेन नो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर द कॉर्ड कटिंग, ये इस वजह से होती है जब कॉर्ड यानी अम्बिलाइकल कॉर्ड को काटा जाता है तो आपने जरासीम से पाक आलात का इस्तेमाल नहीं किया, और ड्यू टू द अनहाइजेनिक एप्लीकेशन, या आपने गैर सफाई की सूरत हाल रखी है। द कंडीशन इज़ काज बाय द टॉक्सिन ऑफ टेटनस बैक्टीरिया, ये कंडीशन किस वजह से होती है, जो जहरीले मवाद हैं टेटनस बैक्टीरिया के, विच इंटर द बॉडी ब्लड स्ट्रीम, जो कि बॉडी के अंदर दाखिल होता है निज़ाम दौरान खून के ज़रिए, थ्रू द फ्रेशली कट अम्बिलाइकल कॉर्ड, जो कि अभी फ़ौरन आपने अम्बिलाइकल कॉर्ड काटी है उससे, ठीक है। दिस डिजीज़ विच इज़ सो सीरियस, ये बीमारी वो है जो इंतहाई सीरियस है। इज़ आल्सो प्रिवेंटेबल बाय 2 मेजर्स,
इसको हम बचा सकते हैं 2 इकदाम करके। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड रिसीव इंजेक्शन ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जितनी हामला औरतें हैं उनको टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन जो है वो हमल के दौरान लगाया जाए। द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट विद द स्टेराइल सीजर्स। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको जरासीम से पाक जो है कैंची से काटा जाए। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी इसकी? आफ्टर 1 or 2 days, 1 या 2 दिन के बाद, द इन्फेंट इज़ अनेबल टू सक मिल्क। बच्चा जो है दूध चूसने के काबिल नहीं रहेगा। ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द जा, क्योंकि उसके जबड़े में अकड़ावा आ चुका है। जा मसल्स यानी जबड़े के जो मसल्स हैं उनमें अकड़ावा आ चुका होगा। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त जनरलाइज फिट्स डिवेल्प, और उसको दौरे भी पड़ना शुरू हो जाएंगे। एंड बिकम फ्रीक्वेंट, और लगातार बढ़ते जाएंगे। दीज फिट्स आर करेक्टराइज बाई स्वेयर मसल स्पाज्म, और इन दौरों से शदीद किस्म का मसल्स में अकड़ावा आएगा। दीज अकर्स बाई नॉइस, और इसके साथ साथ बच्चे को जो है वो शोर करेगा, यानी जैसे खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं। टचिंग और स्लाइट डिस्टर्बेंसेस लाइक क्लोजिंग ऑफ द डोर, इसको छूने पर या हल्का सा डिस्टर्बेंस करने पर या दरवाज़ा बंद करने पर बच्चा जो है वो शोर करना शुरू कर देगा। मैनेजमेंट कैसे करनी है बेटा टेटनस इसकी, टेटनस टॉक्सॉइड की? रेफ़र इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल विद द रेफरल नोट। फ़ौरन से इस बच्चे को आपने हॉस्पिटल रेफ़र करना है और रेफरल नोट बना के देना है कि इसको टेटनस हो गई है। द कंडीशन रिक्वायर्स इन्वेसिव केयर एट द हॉस्पिटल, इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव कहते हैं इंतहाई निगहदाश्त। ये सूरत हाल वो है जिसमें इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है अस्पतालों में। एंड प्रोमोट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, और फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इफ़ देयर इज़ डिले इन द इन्फेंट रीचिंग द हॉस्पिटल, अगर डिले हो गया बच्चे का हॉस्पिटल में पहुंचना। एडमिनिस्टर टेटनस एंटीटॉक्सिन ATS 50,000 यूनिट्स मिक्सड विद 200 ml ऑफ द नॉर्मल सलाइन। तो आपने एंटीटॉक्सिन जो इसकी वैक्सीन है बेटा वो 50,000 इसके यूनिट 200 ml वाटर में यानी नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके उसको दे देनी। सब कुटेनियस इंजेक्शन यानी ज़ेरे जेल टीका देना है अराउंड द अम्बिलिकस के करीब। ठीक है। क्लीन द अम्बिलिकल कॉर्ड को साफ़ करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड के बाउंड को, ज़ख़म को। एंड आल्सो इंजेक्ट क्रिस्टलाइन पेंसिलिन, और इसमें क्रिस्टलाइन पेंसिलिन जो है वो भी इंजेक्ट करनी है, यानी 5 लाख यूनिट्स इंट्रामस्कुलर देनी है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, टेटनस टॉक्सॉइड से काफ़ी हद तक बचा जा सकेगा। यहाँ पे ये बात मैं बताता चलूँ बेटा, ये गौर से सुन लें कि ये जो टेटनस टॉक्सॉइड का जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली जो है जानवरों के फुजले में, इंसानों के फुजले में, और ख़ास तौर पर गाय भैंसों का जो फुजला होता है उसमें मौजूद होता है। आपके नाखूनों पे, आपके स्किन पे, एवरीवेयर कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। कहीं पे जो नेल कटर है, जो आपकी सीज़र है, जो आपके नेल्स हैं, उनमें कहीं पे भी मौजूद हो सकता है ये। तो अगर आपने अनहाइजेनिक कंडीशंस रखी, और बहुत सारी औरतें देहातों की तो पहले वक्तों में क्या था, ये जो है वो कोई भी काटन वगैरह को जला के ना उसकी राख बना के और वो तेल में मिला के वो लगाती थी। तो ये ऐश में भी हो सकता है, राख में। और पीछे चले जाओ तो बहुत सारे लोग जो है वो गोबर से बनी हुई वो क्या होती पाथियाँ के थापियाँ क्या कहते हैं उनको, उनकी राख बना के और वो भी लगाती होती थी कि अम्बिलिकल कॉर्ड पे ये ठीक हो जाएगी। तो आपने तो टेटनस टॉक्सॉइड उसके ऊपर पहुंचा दिया ना पक्का ही। ठीक है। तो इससे अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों से, और उसको ढाँप के रखना है, पॉलीफैक्स वगैरह या इस टाइप की, उसको सिर्फ चिकना रखना होता है ताकि जो है उसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो, और उसको ढाँप के रखना है हमेशा। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो स्टेरिलाइज इक्विपमेंट से काटनी है, ऐसे नहीं काटनी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आ गई होगी बेटा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।